हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञानवाणी सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन से संबंधित नोट्स करने जा रहे हैं, तो जिसका पार्ट फर्स्ट मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ और बाकी के चैप्टर के जो नोट्स हैं वे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, मेसोपोटामिया कहाँ है, जो कि इराक के अंदर है वर्तमान में, और वहां की जो दजला फरात नदियां हैं उनके पास वहां व्यापारिक नगर विकसित हुए, उर मारी और उरुक जैसे, और उनसे व्यापार शुरू हुआ और वही उस व्यापार के लिए उनको जो लिखना पड़ता था उसी के कारण वहां लेखन कला का विकास हुआ। तो अब आगे हम बात करते हैं कीलाकार अर्थात क्यूनिफॉर्म। अब इसका अर्थ क्या होता है? यह लातीनी शब्द है क्यूनियस अर्थात, जिसका अर्थ होता है छूटी, और फॉर्मा का अर्थ है आकार से, अर्थात छूटी हुई आकार से मिलकर बना है कीलाकार। और इसका मतलब शाब्दिक अर्थ होता है जो छूटी हुई है, जिसका आकार होता है उसी से मिलकर ये क्यूनिसियस शब्द बना है। काल गणना, काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। अर्थात हम जो आज के समय में जो गणना करते हैं नक्षत्रों की, ग्रहों की, और जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये समय ऐसा है, समय बुरा है, अच्छा है, तो वही काल गणना हमें इस दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। इस सभ्यता के लोग गुणा, भाग, वर्गमूल, चक्रवर्ती ब्याज आदि से परिचित थे। काल गणना के लिए यहाँ के लोगों ने एक वर्ष को 12 महीनों में, एक महीनों का 4 हफ्तों में और एक दिन का 24 घंटों में तथा एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन किया था। अब आपको समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार हम आज के समय की जो गणना करते हैं, जिस प्रकार हमें पता है कि एक वर्ष का 12 महीना होता है और एक महीना 4 हफ्तों में पूर्ण होता है, और उसी प्रकार एक दिन 24 घंटों का तथा एक घंटा 60 मिनट का, तो ये जो विभाजन था ये मेसोपोटामिया की ही देन है। अब मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार, मेसोपोटामिया में किस प्रकार शहरों का विकास हुआ, किस प्रकार वे बसे हुए थे, वे अब देखते हैं। पहला है वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए थे शहर। दूसरा है वे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए शहर। और तीसरा है शाही शहर। अब शहरीकरण अर्थात नगरों की बसावट किस प्रकार की थी? शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। अब किस प्रकार शहरों की बसावट होती है कि मतलब शहर और नगर जो होते हैं उनमें बड़ी संख्या में लोगों के रहने के कारण ही स्थान नहीं होते, जबकि मतलब वो एक साथ इसलिए रहते हैं जब उस अर्थव्यवस्था के लिए उनमें खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त उनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी वहां विकसित होने लगती हैं, और उनको प्राप्त करने के लिए वे एक स्थान पर जनसंख्या के रूप में रहते हैं, और इसी से जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है और इसी कारण कस्बे और नगरों की बसावट होती है। शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें गांव या नगर के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। उनमें आपस में लेन देन होता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरी क्रियाकलाप से गांव के लोग भी जुड़े रहते हैं। शहरी जीवन की विशेषताएं। अब पहला पॉइंट है इसमें, शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता है, अर्थात श्रम का बंटवारा होता है। कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा होता है, कोई व्यक्ति किसी काम में लगा होता है। दूसरा है विभिन्न कार्य से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। तीसरा है शहरी विनम्रताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं। अब मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही किस प्रकार होती थी वो हम निम्न पॉइंटों के जरिए समझते हैं। पहला इसमें, मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उनके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहर, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। दूसरा है
इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी गाड़ियां, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। तीसरा है, औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहां उपलब्ध नहीं थी। चौथा है, मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सिप्पी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। अब जो मेसोपोटामिया के शहरों में जो माल की आवाजाही थी वो ऐसी थी कि मतलब वहां उनके पास खाद्य संसाधन तो चाहे कितने भी हों, लेकिन उनके पास खनिज संपदा का अभाव था। तो इसके कारण मतलब वे अपने खाद्य संसाधन निर्यात करते थे और जो मतलब उनको जो जरूरत की चीजें थी, खनिज संसाधन, उनको वो मंगवाया करते थे। अब परिवहन क्या था? परिवहन का सबसे आसान और सस्ता साधन जलमार्ग था। मेसोपोटामियाई शहरों के लिए जलमार्ग सबसे प्रमुख साधन होने का प्रमुख कारण था, क्योंकि यह एक सस्ता साधन था। मेसोपोटामियाई के मंदिर। मेसोपोटामिया के कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह थे। अंतर केवल मंदिर की बाहरी दीवारों के कारण था, जो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। और अर्थात चंद्र एवं इनाना, जो कि प्रेम और युद्ध की देवी थी, यहाँ के प्रमुख देवी देवता थे। ये कच्ची ईंटों का बना हुआ होता था, मंदिर था वो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इनाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता है। मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषताएं थी। अब मंदिर की पहचान की विशेषता क्या थी? एक तो वह कच्ची ईंटों का बना हुआ था। दूसरा था कि वे मतलब घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, लेकिन इनकी पहचान करने का तरीका ये था कि इनके जो दीवारें थी वे भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की पहचान थी। अब इनके जो देवता थे उनकी पूजा कैसे होती थी? देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली आदि लाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि मंदिरों के पास ही की जाती थी। मेसोपोटामिया के जो शासक थे वे कौन थे और किस प्रकार उन्होंने शासन किया? पहला पॉइंट है, समय का यह विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और वहां से यह रोम तथा इस्लाम की दुनिया में बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। जो शासक परंपरा थी यह सबसे पहले सिकंदर के द्वारा अपनाई गई। गिलगेमिस उरुक नगर का शासक था, महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था, अर्थात वह एक प्रतापी राजा था। असीरियाई शासक असुर बनीपाल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवाकर निन्वे में एक पुस्तकालय स्थापित किया था। नेबोपोलासर ने 625 ईस्वी में बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया था और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा और नेबूकदनेस्सर स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। तो इस प्रकार बच्चों इस चैप्टर के आपके जो नोट्स थे वे यहीं समाप्त हुए। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।